हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ। आज अपने यूट्यूब चैनल पर कृषि सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट, कृषि श्रमिक सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर लेबर एम्पावरमेंट और कृषक सशक्तिकरण अर्थात फार्मर एम्पावरमेंट पर चर्चा करेंगे। तीनों बिंदु, खेती सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण और खेतिहर मजदूर सशक्तिकरण, कहीं न कहीं एक ही बिंदु के विभिन्न आयाम है, लेकिन तीनों तीन एंगल है। इसलिए इस कृषि सशक्तिकरण, कृषक सशक्तिकरण और कृषि मजदूर सशक्तिकरण पर चर्चा के क्रम में हम तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और यह चर्चा का मेरा उद्देश्य है कृषि के संबंध में अपने सुझाव को रखेंगे, कृषक के संबंध में अपने सुझाव को रखेंगे और कृषि में संलग्न मजदूरों के संदर्भ में अपने सुझाव रखेंगे। वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ये तीनों आयाम पर हम चर्चा करेंगे। और अभी जो देश में भारत सरकार द्वारा जो 3 कानून लाए गए हैं और तीनों कानून के विरुद्ध में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, यह तीनों कानून की उपयोगिता और किसानों के आंदोलनकर्ता के सोच, आशंका के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे पार्ट वाइज। और जो सरकार का यह उद्देश्य है कि इस कृषि कानून के माध्यम से 5 वर्ष के अंदर हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। दूसरी तरफ किसानों में के दिल और दिमाग में यह आशंका है कि इस कृषि कानून से शायद हम कृषक न रह करके कृषक मजदूर बन जाएंगे। यह आशंका का संदर्भ है, अपने अपने आयाम है, अपने अपने सोच है। इस सारे पृष्ठभूमि में चर्चा करने के पूर्व हम अपने गांव के किसानों की स्थिति का एक केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे। पूरी तरह यह जीवंत घटना। मैं स्वयं एक किसान परिवार से हूँ, किसान परिवार से था, लेकिन आज नौकरी नुमा जीवन पूरा जिया हूँ और नौकरी पर आधारित मेरा लाइफ हो गया है परिवार का। यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि अपने एरिया के किसानों की चर्चा करेंगे। मेरा घर बिहार के पटना जिला के दिघा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहा है। यह ग्राम पंचायत क्षेत्र पटना शहर के अब कॉरपोरेशन में कवरेज में आ गया है, अर्थात पटना कॉरपोरेशन का पश्चिमी क्षेत्र आज के संदर्भ में, जो पहले दिघा ग्राम पंचायत था, वहाँ के किसानों की स्थिति और कैसे किसान मजदूर बन गए और कैसे अपने खेती को छोड़ दिए, इसका एक एग्जाम्पल के साथ पहला पार्ट में हम प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे पूरे देश के किसानों की स्थिति की संदर्भ की समीक्षा करेंगे और अपनी बात को परामर्श के रूप में रखेंगे। मेरा गांव बांसकोठी है, पंचायत दिघा ग्राम पंचायत था, जो अब कॉरपोरेशन का पटना नगर निगम के पश्चिमी और उत्तरी कोना है पर अवस्थित है। मेरी पंचायत, मेरे क्षेत्र, जिस क्षेत्र के किसानों की चर्चा करेंगे, वह दिघा नहर के पूर्वी सीमा, पूर्वी बाउंड्री और कुर्जी पुल के, दिघा नहर के पूर्वी बाउंड्री
और कुर्जी पुल के पश्चिमी बाउंड्री के बीच जो अवस्थित गांव है, उस गांव के किसानों की चर्चा करेंगे। एकदम सीमांकित, एकदम टू द पॉइंट्स, कहा जाएगा स्पेसिफिक। कुर्जी पुल के पश्चिम सटे हुए, एकदम सटे हुए पश्चिमी क्षेत्र और दीघा नहर के पूर्वी क्षेत्र के बीच के किसानों का हम अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि पूरा देश, कहा जाता है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, उसी तरह कंट्री इज विलेज रिट लार्ज। इसी गांव के विस्तृत क्षेत्र जो है वह गांव है, देश है। गांव का विस्तृत रूप ही देश है। इस गांव के किसानों का जीवन में कैसे परिवर्तन आया, पहले हम देखते हैं कि 1950 और उसके पूर्व इस क्षेत्र के किसान की क्या स्थिति थी। यह वह क्षेत्र है जहां दीघा का दुधिया मालदा आम जो है, दीघा का दुधिया मालदा आम विश्व प्रसिद्ध था, अभी है नहीं, विश्व प्रसिद्ध था। यह वही क्षेत्र है जो कुर्जी पुल का पूर्वी बाउंड्री और दीघा नहर के पश्चिमी बाउंड्री के बीच के क्षेत्र में जो मालदा आम का पेड़ था, दुधिया मालदा आम, वह विश्व के श्रेष्ठ आम में उसकी गिनती थी, है नहीं। इस क्षेत्र के किसान 1950 और उसके पूर्व 4 फसल उपजाते थे। यह आंखों देखा हाल है। मैं बचपन में अपने किसानी माहौल में मैंने स्वयं देखा है 4 फसल कैसे उपजाते थे। पहला जो है मक्का का खेती करते थे। मकई का बीज खेत में डालते थे और मकई जब 1 फीट सवा फीट का हो जाता था, जब बढ़ने लगता था, उसी में धान का बीज बिचड़ा डाल देते थे और मकई का फसल जब तैयार की स्थिति में होता था, उस समय तक धान का पेड़ करीब करीब 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच का हो जाता था, 1 फीट के लगभग। मकई का फसल ऊपर से मक्का तोड़ लेते थे और मक्का के जड़ को हंसुआ से काट के बाहर निकाल देते थे। यह और करीब करीब मक्का और धान दोनों मिलाकर के 100 दिन में, लगभग 100 दिन में 2 फसल उग जाते थे। मक्का और धान दोनों मिलाकर के 100-110 दिन, और बाकी जो बचे हुए 360 दिन हुए या 350 दिन हुए, 100 से 110 दिन में 2 फसल, और बाकी जो है 150 दिन जो हुआ, उस 150 दिन में 2 फसल उग जाते थे। यह एकदम स्पष्ट था। हम पूरे कैलकुलेशंस के बाद बता रहे हैं कि मक्का और धान दोनों की खेती 100 दिन के अंदर पूरा कर लेते थे और उसमें फिर धान करने के बाद आलू की खेती करते थे। वह अगर आलू तैयार होकर के फिर प्याज की खेती करते थे। अर्थात 4 फसल, मक्का, धान, आलू, प्याज। कुछ लोग रोटेशंस में गेहूं वगैरह की भी खेती करते थे, लेकिन ये 4 मुख्य फसल थे। इस मुख्य फसल में किसान लोग जो थे धान का बीज स्वयं तैयार करते थे। उनका कुछ टेक्निक था धान के बीज के लिए। कुछ फसल को छांट लेते थे कि इस एरिया से हम बिचड़ा बनाएंगे, धान बनाएंगे। मक्का का बीज स्वयं तैयार करते थे। आलू का सीड्स स्वयं बालू वगैरह में रख करके कठुआ आलू का सीड्स स्पेसिफिक क्वालिटी का वह तैयार करते थे, और प्याज का बीज भी तैयार करते थे। अर्थात यहाँ के किसान आलू का बीज, प्याज का बीज, मक्का का बीज और धान का बीज भी तैयार करते थे, और उसका काफ़ी मार्केटिंग था। देश के कोने कोने से लोग यहाँ बीज लेने आते थे इस क्षेत्र में। इतना ही नहीं, यहाँ का आलू का जो कठुआ सीड्स जो बालू में रख कर करके और उसको सुरक्षित वे में
तैयार करते थे वह दी बेस्ट क्वालिटी का सीड्स होता था और काफ़ी कॉस्टली मिलता था। हमारी दादी कहती है कि कहती थी, अभी है नहीं, कि यहाँ के बीज लेने अफगानिस्तान और लाहौर से आज़ादी के पूर्व लोग आते थे। अब लाहौर के लोग इस बांसकोठी दिघा के आलू का बीज ले जाते थे। अब यहाँ के व्यापार कितना खुशहाल होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। यह 40-42 और उस समय जब पूरे देश के लोग 100 रुपये का नोट नहीं देखते थे, हमारे गांव के हर किसान के पास कैश 100 रुपये का नोट अधिकांश किसान देखे हुए थे। गांव के लोग इतने माने संपन्न थे लोग, या इनका था प्रोडक्शंस का तरीका। इनका खेत कहाँ था? यह गंगा के किनारे लोग रहते थे। पूरे राजीव कहा जाए, कुर्जी पुल और दीघा नहर के बीच अशोक राजपथ के सटे हुए गंगा किनारे रहते थे। इनका जमीन राजीव कुर्जी पुल और दीघा नहर के बीच में अशोक राजपथ के दक्षिण में समूचा उपजाऊ जमीन था। रोड से जो सटे हुए जमीन था अशोक राजपथ से दक्षिण, शुरू में आम का बगीचा था। पूरे क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर तक पूरा आम का था। उसके बाद का क्षेत्र जो था वह खेती के लिए था, जो आज का राजीव नगर है। यह अशोक राजपथ से बेली रोड के बीच जितने जमीन थे वे दीघा के किसानों का था और इसमें वह खेती करते थे। फिर इनके खेत की और विशेषता थी कि मेरा अपना आंखों देखा हाल है कि जो दीघा खोर से जो रोड जाती थी, जो नाला पर, प्रत्येक प्लॉट में प्रत्येक 1 एकड़ 1.5 एकड़ पर एक कुआं था। उस समय का ब्रिटिश पीरियड का प्रत्येक प्लॉट में एक कुआं था। लोग लाठा कुरी चलाते थे, रहट चलाते थे और मूठ चलाते थे। यह कितना संपन्न उस समय के किसान था। प्रत्येक 1 एकड़ के आसपास जमीन पर एक कुआं था जिसमें लोग अपनी सुविधानुसार रहट रखते थे सिंचाई के लिए। रहट एक बाल्टी नुमा जो बैल खींचता है, दूसरा मोट था और तीसरा लाठा कुरी था। ये तीनों अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी पर नहीं थे। फिर इसके अलावा इस क्षेत्र के किसानों की दूसरी सुविधा थी कि गंगा नदी का पानी का लेवल जब आता था ऊंचा, तब कुर्जी पुल के माध्यम से गंगा नदी का पानी पूरे दीघा क्षेत्र के खेत, जो वर्तमान में राजीव नगर का एरिया है, वहाँ पर रेलवे लाइन के से 2 पुलिया थी, एक छोटी पुल एक बड़ी पुल। उस दोनों पुल से कुर्जी पुल के माध्यम से गंगा का पानी उस दोनों पुलिया के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र के लोगों का सिंचाई हर एक सीजन में गंगा का पानी आ जाता था। किसान लोग जहाँ जितना पानी उचित समझते थे, गंगा का पानी नीचे जाते समय उस दोनों पुल का, छोटी पुल और बड़ी पुल को, एक छोटा सा एरिया था जो रेलवे लाइन के निकट था, उसको बांध देते थे और ज़रूरत भर पानी रख लेते थे, बाकी पानी बह जाता था। उसी तरह दीघा नहर, जो सोन का पानी उधर से आता था तो उधर से आकर के भी इरिगेट करता था। माने कितना उन्नत क्षेत्र था यह, कितना बड़ा ग्रीन लैंड था। सोन के पानी से नहर के माध्यम से इरिगेट हो जाता था सीजन में, और इधर गंगा के नदी से के पानी से आपका कुर्जी पुल के माध्यम से पूरी एरिया को इरिगेट होता था। और जब यह इरिगेशन होता था तो इसी एरिया का दीघा का आम दी बेस्ट क्वालिटी का था, दुधिया मालदा, जो गंगा और सोन के पानी से हर साल सिंचित होता था और फसल उपजता था। और किसानों की जमीन में गंगा का पानी प्रत्येक वर्ष आता था नेचुरल वे में, और सोन का पानी ज़रूरत के अनुसार लिया जाता था। और पूरी क्षेत्र को मिट्टी उसमें नहीं जमती थी और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी था। यह बहुत बड़ा ग्रीन लैंड था।
एक कहा जाए कि ग्रीन लैंड था पूरे पटना को, और पूरे पटना को यह हरा भरा रखता था। कहीं कोई नहीं थी, घर नहीं था, और इतना फर्टाइल उपजाऊ था। परिणाम ये था कि बाद में चल के आज़ादी के बाद इसके इर्द गिर्द, दीघा के इर्द गिर्द आलू के रखने के लिए कोल्ड स्टोर का नेटवर्क हो गया था। दीघा से लेकर के दानापुर तक कोल्ड स्टोरेज का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ था। कितने लोग रोजगार करते थे। इस कृषि कार्य में कितने खेतिहर मजदूर जुड़े हुए थे। सभी लोग संपन्न थे, किसान संपन्न थे, खेतिहर मजदूर संपन्न थे, व्यवसायी संपन्न थे। कोल्ड स्टोरेज का पूरा नेटवर्क था। यह सारा संपन्न किसान जो बहुत इम्पावर्ड थे, एकाएक धरातल में चले गए सरकार की एक नीति के कारण। और वह नीति है बिहार सरकार के हाउसिंग बोर्ड ने दीघा के समूचे क्षेत्र को आवास विकसित करने के लिए 1972 में एक्विजिशन किया। अर्थात 1972 तक किसान खुशहाल थे, संपन्न थे। यहाँ की खेती काफी उन्नत थी, खेती सशक्त था, कृषि सशक्त था, कृषक सशक्त थे और कृषक मजदूर सशक्त थे, कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग सशक्त थे। ये चारों पोर्शंस, किसान खुशहाल थे, किसान में लगे हुए मजदूर खुशहाल थे, यहाँ का खेती बहुत उन्नत था और खेती से लगे हुए जितने व्यवसाय थे काफी उन्नत थे। और यह चारों पूरी आबादी जो खुशहाल था, सरकार की एक नीति, आवास बोर्ड ने राजीव नगर का, वर्तमान के राजीव नगर जो कहलाता है, पूरे दीघा के जमीन को एक्विजिशन कर लिया घर बनाने के लिए। किसान ने काफी विरोध किया लेकिन एक नहीं चली और किसान को आज तक उनकी भूमि का कोई पैसा भी नहीं मिला। और वो खेत जो किसान थे, खेतिहर थे, वह धीरे धीरे अपने किसानी छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस एक्विजिशन का प्रभाव हुआ सरकार के, बिहार सरकार के आवास बोर्ड के गलत नीति के कारण कुर्जी पुल और दीघा के किसान भिखारी बन गए जो इतने संपन्न थे। पूरे देश का जो मॉडल था, जहाँ के कठुआ सीड्स, आलू का सीड्स लाहौर तक जाता था 1940-39 में, आज़ादी के पहले। यहाँ का दीघा का दुधिया मालदा दी बेस्ट क्वालिटी का था और यहाँ का प्याज का सीड्स दी बेस्ट क्वालिटी का था। मक्का का सीड्स, धान का सीड्स लोग स्वयं तैयार करते थे। आलू रखने का नेटवर्क था पूरे क्षेत्र में, हर घर में। उस समय प्याज रखने के लिए घर में एक मचान था, एक तरह से मचान का व्यवसाय। प्याज स्टोरेज के लिए, आलू रखने के लिए पहले बालू से झांक करके आलू रखते थे। गंगा का बालू, हर घर में बड़ा बड़ा हॉल था और जो बाद में चल करके कोल्ड स्टोरेज में का नेटवर्क इधर बिछा। यह इतना संपन्न एरिया सरकार की एक नीति के कारण, जो आवास बोर्ड ने इस क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया और परिणाम तक किसान भिखारी हो गए और सभी किसानों का जमीन, न तो आवास बोर्ड ने अभी तक घर बना करके दिया, न आवास बोर्ड ने पैसा दिया और कानूनी अड़चन में लगा करके इस क्षेत्र के किसानों को भिखारी बना दिया गया। सभी किसान जो खेती करते थे, संपन्न थे, वह खेती छोड़ दिए। सरकार की नीतिगत निर्णय, कुर्जी पुल से जो पानी आता था बाढ़ को रोकने के नाम पर उसे भी बंद कर दिया गया। जो इस जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला साधन था, गंगा का पानी आना और वापस जाना, रुकना, वह बाढ़ के नाम पर, पटना को बचाने के नाम पर उसे भी खत्म कर दिया। जबकि कभी इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आया, कभी भी दीघा और दीघा नहर के कहा जाए कि पूर्वी बाउंड्री और कुर्जी पुल के पश्चिमी बाउंड्री में आज तक कभी बाढ़ नहीं आया। हम लोग का गांव जो बांसकोटी है 1975 के बाढ़ में भी नहीं डूबा था। यह बहुत मार्के की बात है। चारों तरफ पानी था लेकिन वहाँ पानी नहीं लगा था। हम लोग सूखे उस समय, हम 1975 में
मैट्रिक आईए में पढ़ते थे, माने होश में थे, पूरी तरह देख रहे थे। हम लोग के गांव में पानी नहीं था, चारों तरफ पानी था। यह व्यवस्था, इतना उन्नत व्यवस्था उस समय के अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, जिसे सरकार ने, एक आवास बोर्ड की गलत नीति ने समूचे किसान को भिखारी बना दिया। लोग खेती छोड़ दिए, खेतिहर मजदूर लोग पलायन कर गए, दूसरा व्यवसाय में लग गए, और पूरे राजीव नगर में बाहर से लोग आकर के अपना जमीन खरीद करके वह जो बंजर भूमि थी उसमें ईंट बालू गिट्टी सीमेंट भर करके उसको बर्बाद कर दिया गया। उसकी उपजाऊपन, जो उपजाऊ भूमि था उसको बंजर बना दिया गया। समूचे जमीन में पाइलिंग करके ईंट गिट्टी बालू भर करके और विकास के नाम पर उसे ध्वस्त कर दिया गया। अर्थात मेरा कहना है कि अगर किसानों को सशक्त करना है, खेती को सशक्त करना है, खेतिहर मजदूरों को सशक्त करना है, किसानों को सशक्त करना है और किसान से जुड़े हुए व्यवसाय को सशक्त करना है, तब सरकार को कृषि संबंधी नीति, खेतिहर मजदूर संबंधी नीति, खेतिहर व्यवसाय संबंधी नीति और किसानों संबंधी नीति पर बाहरी आक्रमण को रोकने का उपाय करना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो आवास बोर्ड का आक्रमण हुआ उसको रोकने का उपाय करना चाहिए। हम तो जिस समय यह अधिग्रहण हुआ उस समय हम करीब करीब युवा मैट्रिक आईए में पढ़ रहे थे, तो युवा थे, समझते थे। कई मंत्री से भी मिलने का मौका मिला। एक बहुत इस क्षेत्र के नामी, जो इस क्षेत्र में उन्होंने आंदोलन चलाया था, बिहार सरकार स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, बांसकोठी के स्कूल में रहकर श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। संयोग हुआ उनसे भी बात करने का मुझे मौका मिला। जब वो हमारे गांव में आए हुए थे, मैंने स्पष्ट कहा कि क्या किसानों को इस स्थिति को से मुक्त नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आखिर पटना का विकास कैसे होगा। यह सोच था एक कृषक नेता का। मैं खामोश हो गया। पटना के विकास के नाम पर उनकी यह स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है कि आखिर पटना का विकास होगा। सरकार में थे, मंत्री थे, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किया, फिर भी यह स्टेटमेंट से मैं दुखी हुआ। जबकि यहाँ की भूमि से उनको लगाव था, यहाँ की एरिया से लगाव था, किसानों से लगाव था, सारे किसान उनके रिलेशन थे, संबंधी थे। लेकिन जिस सरकार में मंत्री रहते हैं उस सरकार की नीति की आलोचना करना उनके बस की बात नहीं होती है। शायद वह किसानों को साथ देते तो मंत्री पद से हट जाते। मैं तो यही समझता हूँ, इसलिए उन्होंने खामोशी बरता। और इसके अलावा कई मंत्रियों से मिला गया, सभी ने खामोशी ही बरता और किसानों को कोई राहत नहीं मिला। और परिणामतः इस कुर्जी पुल और दीघा क्षेत्र के बीच के जो किसान, जो काफ़ी उन्नत थे, जिनके पास कैश पैसा था, जीवन स्तर ऊंचा था, हर किसान के पास माने कहा जाए कि अच्छी खासी ज़मीन थी, 8 बीघा 10 बीघा का एरिया के मालिक थे। आज जो है वह 2 कट्ठा 4 कट्ठा की ज़मीन के मालिक हैं। उनके परिवार और संतान जो बीघा के मालिक थे, एकड़ के मालिक थे, आज कट्ठा में सिमट गए हैं और वह खेती छोड़ करके अन्य व्यवसाय में चले गए। यह सिर्फ केस स्टडी भारत का आज़ादी के बाद की घटनाओं का मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और इसका मेरा उद्देश्य है कि सरकार जो कृषि संबंधी नीति बनावे, कृषक मजदूर संबंधी नीति बनावे, किसान संबंधी जो नीति बनावे और कृषि से जुड़े व्यवसाय संबंधी जो नीति बनावे, इस केस स्टडी को ध्यान में रखे और किसी दूसरे विभाग का इस तरह का आक्रमण नहीं होने दें। इस दृष्टि से मैं अपनी बात को रख रहा हूं और सरकार को परामर्श दे रहा हूं कि सबसे पहले अगर कृषि को सशक्त करना है तो कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित करना होगा, पहला। दूसरा, अर्थात कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित कर कृषि के लिए अस्थायी रूप से डिमार्केटेड होना चाहिए। वह डिमार्केशन कर दे, इस क्षेत्र में कृषि होगा, कृषि कार्य होगा, भूमि के मालिक किसान रहेंगे लेकिन वह कृषि कार्य ही करेंगे, दूसरा कार्य नहीं करेंगे। कृषि को सशक्त करने के लिए
दूसरा, किसानों को सशक्त करने के लिए आज पूरे राज्य में किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है, और मजदूर के अभाव में मेरा सर्वे था एक तरह का, जिस समय हम नौकरी में थे उस समय कई गांव में जाते थे, और खासकर मेरा जो पदस्थापन रहा हिलसा में, पूर्णिया में, वैशाली में और कई सहरसा में, इस क्षेत्र में जब किसान होने के कारण किसानी नज़र से जब स्थिति को देखते थे नालंदा में, तब हम देखते थे कि किसानों का बहुत बड़ा जमीन पड़ती रह जाता है, उसे मजदूर नहीं मिलता है। अर्थात खेतिहर मजदूर के अभाव में, क्योंकि किसानी मजदूर जो थे वो छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं, उनका 50% लैंड में वो खेती नहीं कर पाए। एक ऐसा फेज था, तो बहुत कुछ सुधरा है, लेकिन बिहार में एक ऐसा पेज था, मजदूर के अभाव में आधा खेती पड़ती रह जाता था, लोग उपजाऊ नहीं करते थे। एक इसलिए खेतिहर मजदूर को भी प्रोटेक्शन जरूरी है। दूसरी तरफ किसान जो है कि आय इतना सीमित है कि वो अपने परिवार को नहीं चला पाते, वह रहने के लिए घर नहीं बना पाते हैं, भंडारण क्षेत्र नहीं विकसित कर पाते हैं, और बेटी का शादी विवाह वगैरह करने में उनको जमीन बेचना पड़ता है। इस दृष्टि से किसान को जीवन स्तर को सुधार करने के लिए भी सशक्तिकरण संबंधी नीति होनी चाहिए। और इतना हम तो कहेंगे कि अभी भारत सरकार बीपीएल के जो आंकड़ा अभी स्टेटमेंट आया है कि हम 80 करोड़ लोगों को किफायती दर पर अनाज देते हैं, कम कीमत पर दे रहे हैं। मजदूरों को जो किफायती दर पर अनाज दिया जाता है, मैं तो कहूँगा कि यह किसानों के माध्यम से वितरण किया जाए ताकि उनके खेत में मजदूर मिल सके। सरकार जो अनाज सीधे मजदूरों को देती है, वह किसान के घर में मजदूरी करें, इसके बदले सब्सिडाइज्ड अनाज दिया जाए ताकि किसानों के यहाँ लोग काम करने वाले मजदूर मिल सके, और किसानों के माध्यम से या बीपीएल का अनाज का वितरण का कुछ परसेंट होना चाहिए। दूसरा सजेशन, पहला है कि भूमि को सुरक्षित करें ताकि कृषि सशक्त हो, किसानों को सशक्तिकरण और उनको मजदूर अवेलेबल हो। सरकार जो अनाज का वितरण करती है, मुफ्त में भी अनाज का वितरण करती है, कम कीमत पर अनाज का वितरण करती है, वह किसानों के खेत में काम करने की एवज में सहायता स्वरूप दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात है, इसे कानून के बंधेज में लाने की आवश्यकता नहीं है, इसे जागरूक करने की जरूरत है। वह जागरूक करे और यह ध्यान रहे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें बिचौलिया किसानों को ठगे नहीं, किसानों द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसके लिए उचित बाजार मिले, उचित कीमत मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। या अभी जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक शर्त रखा जाए कि जिस तिथि को कॉन्ट्रैक्ट की गई है उस तिथि और जिस तिथि को अनाज का लिफ्टिंग होगा उस तिथि के बीच जो इन्फ्लेशन का दर बढ़ता है, वह इन्फ्लेशन का दर उस कॉन्ट्रैक्ट में जुटना चाहिए। जिस तिथि को एग्रीमेंट हो, जिस कीमत पर उस एग्रीमेंट, अगर जिस अनाज लिफ्ट करने की तिथि में जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस दर से उतना प्लस करके किसानों को पेमेंट होना चाहिए। यह हमारा सोच है। आज वर्तमान संदर्भ में चूंकि इंट्रोडक्शन था और मेरा उद्देश्य अपने गांव को केस स्टडी को प्रेजेंट करना था ताकि विस्तार से उसकी आगे चर्चा कर सके। अगर मेरा यह अपने गांव का वर्णन, जो अपने गांव जो मेरा कुर्जी पोल और दीघा के बीच का जो है, और जो सरकार के आवास बोर्ड की एक्विजिशन नीति के कारण समूचे किसान मजदूर बन गए, संपन्न किसान की स्थिति खत्म हो गई, जो उपजाऊ भूमि था वह ईंट बालू गिट्टी से भर कर करके वो बंजर बन गया, जो ग्रीन लैंड था, पटना का ग्रीन लैंड था,
वह जो है पथरीली लैंड बन गया। इस दिशा में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए। हम तो अभी भी कहते हैं कि आवास बोर्ड को सबसे पहले 1972 में जो एक्विजिशन की गई है, उस एक्विजिशन को वापस ले लेना चाहिए और फिर नए सिरे से सर्वे करा करके इस पर नई नीति अपनानी चाहिए। हमें नहीं कहेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, सारी बात है, लेकिन 1972 का एक्विजिशन आवास बोर्ड द्वारा किया गया वह पूरी तरह न्यायपूर्ण है, गलत है। और यहाँ के किसानों को, जो संपन्न किसान थे, देश के नमूना किसान थे, देश और विदेश में जिन किसानों का नाम था, उन किसानों को भिखारी बनाने वाला यह एक्विजिशन आदेश को सरकार को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए, बिना इफ बट के, बिना किसी तरह क्लाउज के वापस ले लेना चाहिए। और वापस लेने के बाद नए सिरे से वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सर्वे करा करके वर्तमान दर पर जो भी नीति अपनाना हो वह अपनाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आगे से भी पूरे देश में हम कहेंगे कि कृषि संबंधी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, कृषक मजदूर संबंधी नीति स्पष्ट होना चाहिए, किसान संबंधी नीति स्पष्ट होना चाहिए, कृषि से जुड़े व्यवसाय संबंधी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी हम देश का विकास कर सकेंगे, किसानों का विकास कर सकेंगे। आज इस फार्मर एम्पावरमेंट पर, एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट पर, एग्रीकल्चर लेबर एम्पावरमेंट पर मेरा इंट्रोडक्शंस है, और फिर आगे जो है हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे और विभिन्न छोटे छोटे आयामों को लेकर के, विभिन्न सरकार के कानूनों को, विभिन्न योजनाओं को, उसका इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति, किसानों पर बजट का कितना % खर्च हो रहा है इसकी स्थिति, और किसानों के आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता के सोच के संदर्भ में हम पार्ट वाइज चर्चा करेंगे। आज पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शंस में एक केस स्टडी जो हकीकत की घटना है, सच्चाई की घटना है, और पूरे संदर्भ में परामर्श के रूप में, पहला परामर्श कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित करें, दूसरा जो है कृषक मजदूरों को राहत पहुंचाए, और कृषक मजदूरों को जो सब्सिडाइज्ड रेट में, कहा जाए कि मुफ्त में जो अनाज दिया जाता है वह किसानों के माध्यम से दिया जाए, ताकि किसानों को मजदूर आसानी से मिल सके। इन सब इस संबंधी तथ्यों को और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, और नया जो कृषि कानून है उसमें जहां जरूरत पड़े आवश्यक संशोधन करते हुए किसानों से सहमति बना करके देश के प्रगति में आगे बढ़ने का कामना करते हैं। सभी लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, किसानों को सद्बुद्धि दो, सरकार को भी सोच सही दे, और आपसी तालमेल से हमारा देश विकसित हो, आगे बढ़े, और कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित निश्चित करें। इसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर है, उस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। यह देखा गया है कि किसान में भी बटे हुए लोग हैं। दलित वर्ग के किसान की स्थिति दूसरी है, उसका डेवलपमेंट का स्थिति दूसरी है, पिछड़े वर्ग के किसानों की स्थिति दूसरी है, और उच्च वर्ग के किसानों की स्थिति दूसरी है। इसलिए इस आयाम पर भी हम चर्चा करेंगे। सभी किसान ही किसान हैं, सभी किसान हैं, लेकिन अब जब देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो उच्च वर्ग के जो भूमि के अंदर स्टेट ट्यूबवेल अधिक लगा हुआ है, पिछड़े वर्ग के भूमि के जो हैं वहाँ स्टेट ट्यूबवेल का अभाव है। यह सब नीतिगत निर्णय है। पिछड़े वर्ग का जो खेती का क्षेत्र है वहाँ बिजली कटा रहता है, उच्च वर्ग का जो खेती का क्षेत्र है वहाँ बिजली हमेशा अवेलेबल रहता है। इस तरह का व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन की कठिनाई है। किसान सभी किसान हैं, सभी की उन्नति होनी चाहिए। समाज में यह डिस्क्रिमिनेशन के एंगल पर भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि देश के विकास के लिए सभी किसानों का विकास जरूरी है। इसलिए इंट्रोडक्शंस में जस्ट रेफरेंस के लिए हर बिंदु को और इशारा करे हैं, और आगे हम पार्ट वाइज चर्चा करते रहेंगे। किसानों को सशक्त करना, कृषि को सशक्त करना, कृषक मजदूरों को सशक्त करना, कृषि व्यवसाय को सशक्त करना, और किसानों को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है। इस पर चिंतन मनन होना चाहिए और आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। यह एक किसान के दर्द को समझते हुए मैं विशुद्ध रूप से देश हित में अपनी बात को रख रहा हूँ। मेरा चैनल भी है कि मेरा ऑब्जर्वेशंस
हमेशा देश हित के लिए जो उचित होता है वही सुझाव देना है। मात्र एकेडमिक चर्चा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जहाँ पर हम महसूस करते हैं कि जिस क्षेत्र में कुछ इग्नोर हो रहा है उसी क्षेत्र को खोज करके मैं उस और ध्यान आकृष्ट करता हूँ, समाज को, सरकार को, और इसमें संशोधन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुरोध करता हूँ। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपस में चर्चा करें और एक किसान सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए फिर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। आज पार्ट 1 में यहीं तक हम अपने आप को सीमित करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसे अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो उचित हो कमेंट करें। धन्यवाद।